नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं, उनकी कविता जागो फिर एक बार। दोस्तों, जागो फिर एक बार उनकी एक उद्बोधन परक कविता है और इसके दो भाग हैं। तो आज हम जागो फिर एक बार का पहला भाग पढ़ेंगे, क्योंकि नेट के पाठ्यक्रम में जागो फिर एक बार तो लिखा गया है कविता का शीर्षक, लेकिन भाग एक है पाठ्यक्रम में या भाग दो है, इस तरह का कोई संकेत वहां नहीं दिया गया है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसा समझते हैं कि हम दोनों ही कविताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करें, क्योंकि न जाने कौन सी कविता से कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जागो फिर एक बार का पहला भाग। सबसे पहले कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य जो जानने चाहिए आपको। जागो फिर एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी की एक अति महत्वपूर्ण कविता है, उद्बोधन परक कविता है। यदि प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि जागो फिर एक बार किस प्रकार की कविता है, चाहे वो भाग एक हो चाहे वो भाग दो, दोनों ही कविताएं, इसके दोनों ही भाग उद्बोधन परक कविता के अंतर्गत आते हैं। कभी अगर विकल्प में उद्बोधन शब्द ना हो तो आप और आह्वान हो तो आप आह्वान परक कविता का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इस तरह के शब्द संयोजन पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और उसके बाद इस कविता का प्रकाशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि दो खंडों में हुआ, यानी इसके दो भाग हैं। और भी अधिक महत्वपूर्ण बात कि जागो फिर एक बार भाग एक जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहले मतवाला पत्रिका में, मतवाला एक साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, उसमें प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 9 जनवरी 1926 को प्रकाशित हुई। ध्यान देंगे, इस तथ्य को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि ये 1926 का वर्ष इस कविता की पृष्ठभूमि है, इस कविता का आधार है। तो आप हर स्थिति में यह याद रखेंगे कि जागो फिर एक बार कविता 1926 में प्रकाशित हुई, यानी 1926 से पहले लिखी गई। आगे की बात करते हैं। अब जागो फिर एक बार भाग दो जो है, वो कविता भी सबसे पहले मतवाला पत्र में ही प्रकाशित हुई। मतवाला पत्र, आप ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मतवाला पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ये एक साप्ताहिक पत्र था और कुछ समय तक निराला भी इसके संपादक रहे। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन फर्क क्या है? वो 9 जनवरी को प्रकाशित हुई मतवाला पत्र में, जागो फिर भाग एक, और ये 27 मार्च 1926 को प्रकाशित हुई। 9 जनवरी और 27 मार्च आप भले ही भूल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन 1926 मतवाला पत्र, साप्ताहिक पत्र और कलकत्ता, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद ये दोनों कविताएं, कौन सी? जागो फिर एक बार भाग एक, जागो फिर एक बार भाग दो, दोनों ही कालांतर में 1929 में निराला के कविता संग्रह परिमल में संकलित की गई। यानी ये दोनों कविताएं परिमल, उनका जो कविता संग्रह है, उसमें प्रकाशित हुई, उसमें संकलित हुई। और 1929 प्रकाशन वर्ष है उनके परिमल नामक कविता संग्रह का। 1926 1929, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब इससे पहले कि कविता शुरू करें दोस्तों, एक खाली पेज ले लेते हैं और कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस कविता को समझने में जो आसानी होगी जिन तथ्यों से, वो कुछ एक ऐतिहासिक तथ्य हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात क्या है? 1926 इसका प्रकाशन वर्ष, यानी मतवाला पत्र में प्रकाशन वर्ष। तो 1926 को आधार बनाकर ही हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले लोगों के सामने ये कविता, पाठकों के सामने ये कविता 1926 में आई। तो 1926 से पहले भारत की क्या स्थिति चल रही थी, उसके बारे में, उसके कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, वरना आप इसका प्रारंभिक अंश भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, 1885 कांग्रेस, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, ये सब आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का गुलाम था भारत जिस समय ये कविता लिखी गई। उसके बाद 1915
गांधी जी का भारत आगमन। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति, एक किसान जो था, जहां तक मुझे उसका नाम याद आ रहा है, वो है राम कुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन है ये शुक्ल ही, ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है। तो 1916 में इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों को रंग भेद की नीति के खिलाफ उनके अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया था, जो नीतियां अपनाई थी, उसी नीति पर वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी नेतृत्व करें। लेकिन बात यहां स्वतंत्रता संग्राम की नहीं थी, बल्कि चंपारण में हो रहे नील की खेती करने वाले किसानों के अत्याचार की थी। परिणामतः महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं और यहीं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि सत्याग्रह जो तकनीक उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई थी और जो बिल्कुल सफल हुई थी, उसी का आगाज इस 1917 की पृष्ठभूमि में, 1917 के वर्ष में भारत में होता है। और यहीं से गांधी जी को अनुभव होता है कि वे विदेश में रहकर भारतवासियों की पीड़ा को तो दूर करने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन उनके अपने देश में किसान कितने पीड़ित हैं, मजदूर कितने पीड़ित हैं, भारत का जन जन कितना पीड़ित है। और ये जो पीड़ा है भारतवासियों की, वही पीड़ा कवि निराला के हृदय में भी थी, वही व्यथा उनके हृदय में भी थी। और यही कारण है कि उन्होंने जागो फिर एक बार जैसी कविता लिखी। और उसके बाद मोटे स्तर पर 1920 से गांधी जी नेतृत्व करना शुरू करते हैं और सबसे पहले वे करते हैं असहयोग आंदोलन। यह पृष्ठभूमि आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जब हम इस कविता को पढ़ेंगे। दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं कि ये सिर्फ मैंने मोटे तौर पर घटनाएं ली हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत स्वतंत्रता पराधीन था, पहली बात। दूसरी बात, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में अपने स्तर पर स्वतंत्रता सेनानी या देशभक्त लोग भारत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे आपस में संगठित नहीं थे। महाराष्ट्र में कोई प्रयास कर रहा है, दक्षिण भारत में कोई प्रयास कर रहा है, पंजाब में कोई और कार्य कर रहा है, शेष उत्तर भारत में कोई और कार्य कर रहा है। वे सब बिखरे हुए थे। उनकी शक्ति को संगठित करने का कार्य महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के जरिए प्रारंभ किया और उसी के फलस्वरूप 1947 में हमें आजादी मिली। तो यह बात आपको, यह बिखराव आपको ध्यान रखना है और यह संगठन आपको ध्यान रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहां से कविता शुरू होती है। कविता का शीर्षक, जैसा कि मैं कई बार दोहरा चुकी हूं आज, जागो फिर एक बार है। तो दोस्तों यहां, क्योंकि ये निराला की कविता है और निराला अपनी कविताओं में प्रतीक और संकेतों के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं, तो यहां दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, एक तो जागो और एक फिर। एक बार तो बिल्कुल साधारण अर्थ है उसका जो होता है। तो जागना क्या है? जागना हम जिस तरह से सुबह नींद से उठकर जागते हैं उस तरह का जागना नहीं है दोस्तों। ये जागना है जिसमें व्यक्ति आंखें खोलकर केवल देखता नहीं है, बल्कि अपने परिवेश की बारीकियों को जानता है, उन्हें अपने भीतर महसूस करता है। वातावरण में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, परिवेश में कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसके विरुद्ध उसकी चेतना उसे आगाह करती है, उसे आक्रोश से भर देती है और आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। तो यह जागना वास्तव में चेतना का जागना है। अब ये फिर शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? इसका मतलब यह है, संकेत करना चाहते हैं कवि कि हम भारतवासी पहले भी जागृत थे, लेकिन कुछ कारणों हम एक समय ऐसा आया जबकि हम अचैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गए, यानी हम सो गए और हमें अपने परिवेश का, अपने दायित्व का कुछ भी होश नहीं रहा। इसलिए दोबारा जागने की बात यहां कवि कह रहे हैं। तो ये फिर जागने से पहले वाला जागना कौन सा है? जब वैदिक युग था, वैदिक युग का जागरण।
क्यों वैदिक युग का जागरण? क्योंकि उस समय ऋषि मुनियों ने जिस भारतीय सभ्यता का नेतृत्व किया, जिसे विकसित किया, वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी। और यही कारण है कि उन्होंने अपने उस आध्यात्मिक जागरण के जरिए संपूर्ण विश्व का नेतृत्व किया। और यही कारण है कि भारत उस समय आध्यात्मिक गुरु कहलाता था। तो वो जागृत अवस्था तो थी, लेकिन मध्यकाल और आधुनिक काल में आते आते हम उस अपनी परंपरा को, उस पूर्वजों की विरासत को संभाल कर नहीं रख सके और हम सो गए। और सोए कैसे? कि हमारी चेतना सो गई, हमारी आंखें खुली थी, लेकिन आंखें खुली होने पर भी हम कुछ नहीं देख रहे थे। हम परिवेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण हो रहे हैं, उन्हें नहीं देख रहे थे। हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, उन्हें हम नहीं देख रहे थे। यानी हमारी चेतना बिल्कुल सोई हुई थी। और जैसा कि मैं अभी आपको चर्चा कर चुकी हूं कि 1926 में यह कविता पहली बार प्रकाशित हुई, और उससे पहले इसका मतलब है कि यह कविता लिखी जा चुकी थी। और 1926 से पहले का जो वर्ष था, जो समय था, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। लेकिन 1920 से पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिखराव है, संगठन का अभाव है। वो बात आपको ध्यान में रखनी है। और उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं विषमताओं से पीड़ित कवि यहां पर भारत देश को आह्वान करता है और कहता है कि हे भारत, भारत राष्ट्र को जगाने की बात की जा रही है, लेकिन भारत राष्ट्र को जगाने का तात्पर्य है भारतवासियों को जगाना। तो यहां वो कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, हे भारत राष्ट्र, एक बार फिर उसी तरह से जागो जैसे ऋषि मुनियों के समय में हम जागे हुए थे, जागृत थे, चैतन्य थे। आगे शुरू करते हैं आप कविता। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। यहां पर तारे शब्द को समझना है। तारों का क्या काम होता है दोस्तों? तारों का काम होता है रात्रि के अंधकार को दूर करना, है ना। रात में चमकते हैं तारे। और दूसरी बात ये कि रात्रि में तारे जब हमें आकाश में दिखाई देते हैं तो वे सूर्य की तरह अद्भुत प्रकाश से युक्त नहीं होते। उनका प्रकाश उतना प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि वो बिखरे हुए होते हैं, उनमें संगठन नहीं होता। यानी ये तारे किसका संकेत है? उन स्वतंत्रता सेनानियों का जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर अपने देश के प्रति भक्ति के परिणाम स्वरूप भारत को जगाने की कोशिश कर रहे थे। भारतवासियों के जिन अधिकारों को छीना जा रहा था, उन्हें फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो कवि कहते हैं कि हे प्यारे। प्यारे संबोधन किसके लिए है? प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत राष्ट्र के लिए, क्योंकि कवि को अपने देश से प्यार है। तो यह शब्द न केवल संबोधन है, बल्कि कवि के देश प्रेम की ओर भी संकेत करता है। तो प्यारे शब्द भारत राष्ट्र को संबोधित है, और दूसरी बात, भारत राष्ट्र के माध्यम से भारतवासियों को संबोधित है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि तारे रात्रि में चमकते हैं आकाश में और उनमें बिखराव होता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, भाव कौन सा अभिव्यंजित कर रहे हैं? प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार रात्रि के समय आकाश में तारे अलग अलग बिखर करके रात्रि के अंधकार को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उतना उस रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर पाते जितना कि सूर्य का प्रबल और संगठित तेज कर पाता है। तो इसलिए सभी क्षेत्रों में अलग अलग अपने स्तर पर स्वतंत्रता सेनानी तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे अधिकार वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे सब थक चुके हैं, हार चुके हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये जो नींद है, तुम्हारी ये जो सुषुप्ति है, वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। यहां पर कवि इस पंक्ति के द्वारा भारतवासियों की सुप्ता अवस्था के प्रति अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है। उसकी पीड़ा दो तरफा है दोस्तों। एक तो भारत में जो कुछ हो रहा है, जो अत्याचार, जो शोषण हो रहा है, उसकी पीड़ा है। दूसरी बात, भारतवासी सुषुप्त हैं, सोए हुए हैं, अपने अधिकार, अपने परिवेश के प्रति जागरूक नहीं है, उसकी पीड़ा भी है। तो यहां पर कवि यहां कह रहे हैं कि हे प्यारे, हे भारत राष्ट्र, तुम्हें जगा करके सभी तारे, यानी स्वतंत्रता सेनानी रूपी तारे, हार चुके हैं। अपने स्तर पर तुम्हें जागरूक करने के लिए अपने प्रयत्न करके हार गए हैं, क्योंकि उनके प्रयत्न सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हो चुका है? अरुण पंख तरुण किरण
खड़ी खोलती है द्वार। इस पंक्ति को, इन 3 पंक्तियों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। अरुण पंख का अर्थ क्या होता है? पंख क्या होते हैं? पंख होते हैं पक्षियों के पास, और पक्षियों की गतिशीलता और क्रियाशीलता का प्रतीक होते हैं, माध्यम होते हैं पंख। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि वे क्रियाशीलता और गतिशीलता की ओर संकेत कर रहे हैं। इसका सांकेतिक अर्थ हुआ क्रियाशीलता और गतिशीलता। क्योंकि यदि पंख काट दिए जाएं पक्षियों के, या पक्षियों के पास पंख ना हो, तो उनकी गति रुक जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि तुम इसी तरह से तुम भारतवासियों सोए हुए हो, सब तुम्हें जगह जगह कर हार गए हैं। तुम्हारी भाव क्या हुआ कि तुम्हारी क्रियाशीलता भी सोई हुई है, तुम निष्क्रिय हो गए हो। लेकिन अब समय बदल चुका है। जो तारे बार बार अलग अलग क्षेत्रों में भारत के तुम्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, उनके प्रयत्नों से अब क्या हो गया है? तरुण किरण, सूर्य की जो तरुण किरण, तरुण शब्द क्यों इस्तेमाल किया है किरण के सामने? यौवन में व्यक्ति अपने सबसे अधिक प्रकाशवान, सबसे अधिक तेज, सबसे अधिक ऊर्जा के साथ होता है। तो सूर्य की वो किरण जो युवा है, यानी जो बहुत अधिक प्रभावशाली है, वो अपने अरुण पंखों के साथ तुम्हारे सामने, तुम्हारे द्वार पर आ गई है, और उसने वो खड़ी होकर तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है। ये तो हुआ इसका साधारण अर्थ। अब अरुण पंख क्यों है? क्योंकि जब भी सूर्योदय होता है दोस्तों, उससे पहले आकाश में लालिमा छाती है, और उसके बाद सूर्य धीरे धीरे उदित होकर आकाश में अपने प्रचंड रूप में आता है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि वो जो अरुणिमा है, वो मानो सूर्य की किरणों के पंख हैं। और सूर्य की कौन सी किरणें? जो तरुण, जो युवा किरणें हैं, जिनमें प्रभावित करने की क्षमता है, प्रभाव डालने की क्षमता है, जगाने की क्षमता है। तो वो अपने उस प्रभाव को लेकर, अपनी उस ऊर्जा को लेकर के तुम्हारे द्वार पर आ गई है। अभिव्यंजना क्या है? अभिव्यंजना ये है कि यहां अब स्वतंत्रता संग्राम संगठित हो चुका है। जब तक तारे थे तब तक स्वतंत्रता संग्राम संगठित नहीं था, लेकिन जब तरुण किरण द्वार पर दस्तक दे रही है, जगाने का प्रयत्न कर रही है भारतवासियों को, इसका मतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम भारत का संगठित हो चुका है। यानी गांधी जी अपने पृष्ठभूमि में, देश में, राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और देश के का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी अब संगठित होने के बाद क्या होगा हमें पता है। पहले भटकाव था, अलग अलग शक्तियां अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी, तो यह पता नहीं था कि कौन सा रास्ता सही है जिस पर चलकर हम भारत को आजाद करा सके। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में यह जाहिर हो गया, यह स्पष्ट हो गया कि कौन से मार्ग पर चलकर हम देश को आजादी दिला सकते हैं। यानी एक मार्ग सामने खुला है। तो उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कवि कि वो तरुण किरण अपने अरुण पंखों के साथ तुम्हारे द्वार पर आ गई है और उसने तुम्हारा द्वार खोल दिया है। यानी तुम्हारी आजादी के मार्ग पर, आजादी प्राप्त करने के मार्ग पर तुम्हें कैसे चलना है उसका पथ प्रशस्त हो चुका है। इसलिए हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासियों, एक बार फिर वैदिक युग के ऋषि मुनियों की तरह जागकर अपनी सामर्थ्य को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो और अपने इस कर्तव्य पथ पर, देश के प्रति जो कर्तव्य है उस पर जुट जाओ। आगे चलते हैं। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही हैं मधु मौन, या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। यहां भी थोड़े प्रतीक हैं, थोड़े सांकेतिक अर्थ हैं, उनको हम समझेंगे। कवि कह रहे हैं कि आंखें अलियों सी, अली भंवरा, उपमा अलंकार हो गया है यहां, कि जिस तरह से जो भंवरा है जब वो पुष्प के रस का पान करने के लिए जाता है तो पहले क्या करता है, उस फूल के इर्द गिर्द गुंजार करता हुआ मंडराता है। उसके बाद वो मंडराने के बाद यानी वो आनंदित होता है एक रस से युक्त, एक पराग, एक मकरंद से युक्त पुष्प को देख करके। उसके बाद वो उसके भीतर चला जाता है और उस अपने पंखों को समेट लेता है, गुंजार को बंद कर देता है और पूरे बाहरी परिवेश से निष्क्रिय होकर, उदासीन होकर, निष्क्रिय नहीं बल्कि उदासीन होकर वो पूरी तरह से, पूरे मनोयोग से उस पुष्प के रस का पान करने में लिप्त हो जाता है। और उस दौरान उसके बाहर के जगत में क्या हो रहा है उसका कुछ भी उसे होश नहीं रहता। तो भंवरे की इस प्रकृति को भारतवासियों की प्रकृति पर आरोपित करते हैं कवि, और क्या कहते हैं, तुम्हारी जो आंखें हैं वो अलियों यानी भंवरे के समान
किस मधु की गलियों में फंसी। जिस प्रकार भंवरे की दृष्टि सब ओर से सिमट कर केवल और केवल पुष्प के अंदर जो मकरंद है, जो मधु है, जो शहद है उसमें फंसकर रह जाती है, और उस दौरान, उस रसपान को करने के दौरान उसका अपने परिवेश से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता, वो पूरी तरह से परिवेश से बेखबर होता है। तो उसी तरह से हे भारतवासियों, न जाने तुम्हारी दृष्टि को भंवरों की दृष्टि की तरह न जाने किन गलियों में फंस गई है। अब कौन सी गलियां? क्योंकि हम मनुष्य, हम भारतवासी या कोई भी मनुष्य उस तरह के पुष्प रस का पान तो करते ही नहीं जिस तरह से भ्रमर करता है। लेकिन यहां ये मधु की गलियां संकेत है दोस्तों आनंद, सांसारिक आनंद का प्रतीक है मधु की गलियां शब्द। तो तुम न जाने कौन से सांसारिक आनंद में तुम्हारी दृष्टि फंस गई है कि तुम्हें अपने परिवेश में हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते, तुम्हारे साथ तुम्हारे अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। और फिर क्या किया? जिस तरह से भंवरा पांखें यानी पंख, अपने पंख समेटकर, आंखें बंद कर, पूरी तरह से मगन होकर उस पुष्प के रस का पान करता है, उसी तरह से न जाने तुम कौन से सांसारिक आनंद में डूबकर अपने पंखों को समेटकर, यानी पंख का प्रतीकार्थ हुआ अपनी क्रियाशीलता, अपनी क्रियाशीलता को बंद कर यानी निष्क्रिय होकर के न जाने कौन से सांसारिक आनंद में डूबे हुए हो। पी रही है मधुमौन, जिस तरह से वो शहद पीता है उसी तरह से तुम भी उस सांसारिक आनंद में जिसमें तुम लिप्त हो उसके आनंद को चुप रह करके, मौन रहकर, क्योंकि भंवरा गुंजार नहीं करता, उसी तरह से तुम भी अपने अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठा रहे हो, पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हो और तुम चुपचाप उस सांसारिक आनंद का सांसारिक आनंद को, सुख सुविधाओं को भोग रहे हो। अब कवि दूसरा विकल्प प्रस्तुत करता है कि या तो यह स्थिति है देशवासियों, इस वजह से तुम नहीं जाग रहे, या फिर ऐसा है, या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, या फिर यह है कि तुम कमल कोरक, कोरक का मतलब होता है कली। एक कमल के फूल का एक स्वभाव होता है दोस्तों कि वो सूर्योदय की किरण के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ ही उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और बंद पंखुड़ियां उसकी बिल्कुल कली के समान दिखाई देती हैं। तो जब भंवरा उसमें रसपान करने के लिए बैठता है कमल के पुष्प में, तो सूर्यास्त के बाद वो इतना मस्त होता है उसमें, उसे अपने बाहर के परिवेश का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उस कमल में रात भर कैद रहता है, उस बंद हुए कमल में। तो उसी बात की ओर यहां संकेत किया गया है, या सोई कमल कोरकों में, या फिर तुम्हारी जो चेतना है, जिस तरह से भंवरे की चेतना निष्क्रिय होकर कमल की कली बन गए, उस कमल की बंद पंखुड़ियों में कैद होकर रह जाती है, उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है हे भारत, हे राष्ट्र, हे राष्ट्रवासियों, कि तुम भी उन सांसारिक आनंदों के कटघरे में कैद होकर रह गए हो। यानी तुम्हारी इस कमल कोरक किसका प्रतीक हुआ? आत्मबद्ध चेतना। यानी तुम्हारी चेतना है तो सही लेकिन वो सोई हुई है। दूसरी बात, अपने स्व के दायरे में ही कैद है। कमल का पुष्प यानी तुम्हारा आत्म है और उसमें तुम्हारी चेतना बंध गई है, क्योंकि तुम अपनी चेतना अपने आप से, अपने आनंद से बाहर निकलकर कुछ सोचते ही नहीं। बंद हो रहा गुंजार, और यही कारण है कि तुम कमल कोरक में, यानी तुम्हारी चेतना आत्मबद्ध है, स्व के दायरे में कैद हो गई है, इसलिए तुम्हारा जो गुंजार है या तुम्हारी जो क्रियाशीलता है वो बंद होकर रह गई है। जैसे भ्रमर की क्रियाशीलता बंद हो जाती है, उसकी गुंजार बंद हो जाती है जब वो पुष्प रस का आनंद ले रहा होता है। यहां पर या कहा गया है कि या तो ये स्थिति है भारतवासियों आपके सामने, या फिर ये स्थिति है जिसके कारण आपकी चेतना सोई हुई है। तो संदेह अलंकार है दोस्तों। कमल कोरकों में 6 का अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न में यहां प्रश्न अलंकार है, और भाषा में सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता तो है ही। आगे चलते हैं। जागो फिर एक बार, और कवि वापस आह्वान करता है कि हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासियों, एक बार फिर वैदिक युग के ऋषि मुनियों की तरह जाग जाओ, अपनी चेतना को जागृत कर लो। आगे,
अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी। अब देखिए कुछ एक शब्द हैं जिनको मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं। विभावरी का मतलब होता है रात, शशि चंद्रमा, चंद्रमा की छवि यानी चंद्रमा का सौंदर्य, यामिनी रात्रि, यामिनी गंधा का मतलब क्या हुआ, रजनीगंधा का पुष्प। अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कवि कहते हैं अस्ताचल ढले रवि, यानी क्योंकि परिवेश के प्रति उदासीन है भारत राष्ट्र, भारतवासी, तो वो उसे उस परिवेश, उसके चारों तरफ का जो परिवेश है उसकी ओर सांकेतिक रूप में ध्यान उसका आकर्षित करना चाहते हैं, उसे जगाने का हर संभव प्रयास करना चाहते हैं कवि। तो कवि कहते हैं अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में, कि रवि जो सूर्य है वो अस्ताचल यानी पश्चिम दिशा में ढल गया है। यानी पहले जागरण की बात हुई पिछले अंश में, और जागरण हुई, इस किरण जो युवा किरण है वो आपके द्वार पर दस्तक दे रही है, आपको जगाने का प्रयास कर रही है, आपका पथ प्रशस्त कर रही है। उसके बाद भी भारतवासी नहीं जाग रहे हैं, तो कवि कहता है अस्ताचल ढले रवि, यानी सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया है, यानी ढल पश्चिम दिशा में अस्त हो गया है। और क्या हो गया है, विभावरी, रात का समय आ गया है। और रात के समय में क्या होता है, चंद्रोदय होता है, चंद्रमा अपने सौंदर्य से आकाश के सौंदर्य को दुगना करता है। तो शशि छवि यानी चंद्रमा की सुंदरता परिवेश में व्याप्त हो गई है, उस रात्रि के वातावरण को मोहक बना रही है। देखिए दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि जब अमावस्या के दिन चंद्रमा आकाश में नहीं होता तो पूरा परिवेश में एक भयानकता व्याप्त हो जाती है, एक सन्नाटा व्याप्त हो जाता है। और जब हमें चंद्रमा दिखाई देता है तो हम आनंद से भर उठते हैं, हमारे मन में उस अंधकार की भयावहता का भाव तक नहीं आता। तो इस बात को ध्यान रखिए, संकेत कर रहे हैं कि रात्रि का समय है लेकिन चंद्रमा प्रकाशमान है अपने पूरे सौंदर्य के साथ, यानी आशा की किरण, आशा का मार्ग, क्रियाशीलता का मार्ग स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। उसके बाद चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी, कि उसको आकाश में चित्रित होते देख, किसको, शशि यानी चंद्रमा के सौंदर्य को आकाश में उगता हुआ देख, बिखरा हुआ देख यामिनी गंधा यानी रजनीगंधा का फूल भी खिलने लगा है। रजनीगंधा का फूल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, रात्रि के समय खिलता है और पूरे परिवेश को, पूरे वातावरण को अपनी भीनी भीनी सुगंध से भर देता है। तो उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चंद्रमा को आकाश में निकला हुआ देख रात्रि के समय, उसे देखकर रजनीगंधा को भी अपने दायित्व याद आ गए कि रात्रि का समय है, चंद्रमा आकाश में है, तो मुझे खिलना है, मेरे पुष्पों को खिलना है और मुझे सुगंध इस पूरे वातावरण में, परिवेश में वितरित करनी है, इस परिवेश को सुगंध से भर देना है। यानी संकेत क्या है इसका, संकेत यह है कि तुम हे भारतवासी, हे भारत राष्ट्र, तुम सोए हुए हो लेकिन पूरा परिवेश, पूरी प्रकृति निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। यदि दिन है तो सूर्य कार्य कर रहा है, किरणें कार्य कर रही हैं, और रात है तो चंद्रमा कार्य कर रहा है और यामिनी गंधा, रजनीगंधा काम कर रही है। और आगे भी चर्चा करते हैं और क्या क्या, कौन कौन सी चीजें गतिशील हैं, क्रियाशील हैं रात्रि में, ये आगे की पंक्तियों में कवि बताएंगे। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, और क्या होता है, चंद्रोदय के बाद काव्य रूढ़ी है दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि चकोर का और चंद्रमा का जो प्रेम है वो अटूट प्रेम है। तो उस को ध्यान में रखते हुए निराला कवि कहते हैं, वे कहते हैं कि और क्योंकि चंद्रोदय हो गया है तो एकटक जो चकोर पक्षी है वो अपनी आंखों की कोर से, यानी अपनी आंखों के किनारों से अपने प्रियतम चंद्रमा के निरंतर एकटक दृष्टि से दर्शन कर रहा है, यानी लगातार दर्शन कर रहा है। यानी पक्षी जगत भी अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में लगा है। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी घेर रहा चंद्र को चाव से, और ये चकोर क्या कर रहा है, उसके हृदय में चंद्रमा के प्रति जो प्रेम का भाव है वो अनेक प्रकार के भावों से, अनेक प्रकार के सुंदर भावों से युक्त है वो प्रेम। तो उस प्रेम को मौन भाषा के माध्यम से, यानी जिस तरह से हम मनुष्य अपने प्रेम के भावों को शब्दों के जरिए अभिव्यक्त करते हैं, उस तरह से वो चकोर के पास वो शब्द नहीं है, वो केवल अपनी मौन भाषा से, अपने हाव भाव से चंद्रमा के प्रति अपने उन सुंदर भावों को अभिव्यक्त कर रहा है, जिसमें क्या है, आशाएं भरी हुई हैं, यानी प्रेम की प्राप्ति की आशाएं हैं। और वो आशाएं ही भारतवासी भूल चुके हैं, वो सकारात्मकता ही भारतवासी भूल चुके हैं। तो यहां आशाओं को का एक अर्थ सकारात्मकता से भी ले लेंगे।
तो वो सकारात्मकता का संदेश कवि चकोर के माध्यम से प्रेम का, संवेदना का और सकारात्मकता का संदेश यहां पर दे रहे हैं। और क्या कर रहा है चकोर? घेर रहा चंद्र को चाव से, और बड़े चाव से, बड़े प्रेम से वो अपनी उन भावनाओं, प्रेमपूर्ण सुंदर भावनाओं के जरिए चंद्रमा को अपनी दृष्टि से घेर रहा है, यानी उसके सौंदर्य में अपनी दृष्टि को डुबाए हुए है, एकटक उसे निहार रहा है। शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए। अब देखिए कौन कौन सी चीजें रात्रि में हो गई? शशि यानी आकाश में चंद्रमा आ गया, यामिनी गंधा जग गई है। दूसरी बात, चकोर पक्षी अपना कार्य पूरी तरह से कर रहा है। अब शिशिर का एक अर्थ तो शिशिर सर्दी की ऋतु होती है, लेकिन यहां पर शिशिर का अर्थ है ओस कण। ओस कण रात्रि के समय ही गिरती है, ओस, ये आप सभी जानते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ओस गिर रही है, यानी ओस भी अपना कार्य कर रही है। और ये जितने भी उपादान जिनकी चर्चा कवि कर रहे हैं दोस्तों, उनके माध्यम से कवि प्रकृति की क्रियाशीलता की ओर संकेत कर रहे हैं। और प्रकृति की क्रियाशीलता की ओर संकेत करने का मतलब क्या है? कि प्रकृति जागृत है। और प्रकृति जागृत है। एक और बात मैं बता दूं, निराला का जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन है, और वेदांत में ये माना गया है दोस्तों कि प्रकृति और पुरुष के मेल से ही इस सृष्टि का विकास होता है। तो प्रकृति जागृत है, लेकिन जो चेतना, जो चैतन्य, जो पुरुष हम सब भारतवासियों के भीतर है, जो अखंड ब्रह्म का प्रतीक है, वो सोया हुआ है। तो प्रकृति तो जागृत है, लेकिन वो सोया हुआ है। ये आगे की पंक्तियों में आएगा, लेकिन प्रसंगवश मैंने अभी आपको बता दिया है, संकेत कर दिया है, आगे भी स्पष्ट करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए, यानी ओस गिर रही है रात्रि में, और ओस जब फूलों पर, खिले हुए फूलों पर गिरती है तो उन ओस की बूंदों के भार से वो कुल यानी सारे के सारे जो फूल हैं, जो खिले हुए थे, वो नीचे की ओर झुक गए हैं ओस के भार के दबाव के कारण। तो यानी पुष्प भी अपना दायित्व निभा रहे हैं, ओस भी अपना दायित्व निभा रही है, चकोर भी अपना दायित्व निभा रहा है, यामिनी गंधा भी अपना दायित्व निभा रही है, और चंद्रमा भी अपना दायित्व निभा रहा है, रात्रि भी अपना दायित्व निभा रही है। और ये सारे जितने भी उपादान हमने अभी दोहराए वो सब प्रकृति के अंग हैं। यानी इस बात का संगठित रूप से एक शब्द में अर्थ यह है कि प्रकृति का कण कण क्रियाशील है, जागृत है, सोया हुआ नहीं है। प्रेरणा क्या है? भावाभिव्यंजना क्या है? प्रेरणा यह है कि ये सब जागृत हैं, तो हे भारत राष्ट्र, तुम सोए हुए क्यों हो? तुम्हारी चेतना जागृत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्रकृति का, सृष्टि का विकास, भारत का विकास तभी होगा जब तुम्हारी अंतश्चेतना, और प्रकृति तो पहले से ही क्रियाशील है, तुम्हारी अंतश्चेतना जागृत होगी, तुम्हारे भीतर का पुरुष जागृत होगा। आगे चलें। आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। और क्या हो गया है रात्रि में कि जो पुष्प थे वो तो ओस के दबाव से झुक गए हैं, लेकिन जो कलियां हैं वे ओस पड़ते ही क्या हो गई हैं? उनमें मधुर भाव जागृत हो गए हैं। कौन से मधुर भाव? जो यौवन के अनुकूल हैं। यौवन में, युवावस्था में जैसे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उन्माद, प्रेम और बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उन कलियों के हृदय, और मतलब हृदय में भी वे मस्ती और आनंद प्रदान करने वाले यौवन के अनुकूल भाव अभिव्यक्त हो गए हैं। भावाभिव्यंजना क्या है? कलियां खिलने लगी हैं। देखिए, कलियों के यौवन का मतलब, पुष्प के यौवन का मतलब होता है कली से खिलना। जब कली खिलती है तो यह माना जाता है कि वो अपने यौवन की दहलीज पर है, तो उसी ओर यहां संकेत कर रहे हैं। यानी पुष्प भी अपना धर्म निभा रहे हैं और कलियां भी खिलकर प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। इसलिए हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासी, एक बार फिर तुम जाग जाओ, अपनी चेतना को जागृत कर लो। आगे चलते हैं। प्यूरव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु। और क्या हो रहा है? जो पपीहा पक्षी है वो निरंतर प्यू प्यू की, यानी प्रियतम प्रियतम की रट, प्रिय प्रिय की रट लगाए हुए है। यानी पपीहा पक्षी भी अपने पूरे दायित्व को निभा रहा है।
लेकिन क्योंकि पुरुष सोया है, चेतना सोई है, भीतर का पुरुष भारत का सोया है, तो ऐसे में जो प्रकृति है, जो उसकी प्रेयसी है, पुरुष की प्रेयसी, प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से सृष्टि का विकास होता है। मैंने अभी आपको बताया, वह अपने उस सोए हुए पुरुष के वियोग में विदग्ध है। दग्ध का मतलब होता है जलना, वियोग की अग्नि में जलना, यानी इसको ले लेते हैं सरल शब्दों में, पीड़ित है। मानो प्रकृति को यहां किस रूप में देखा है? वधू के रूप में, दुल्हन के रूप में, क्योंकि प्रकृति जागृत है, उसका अंग प्रत्यंग जागृत है, लेकिन वो प्रकृति अपनी सेज पर, जहां पुष्प हैं, झरने हैं, चंद्रमा है, आकाश है, ये मानो उस प्रकृति रूपी वधू की शैया है। सेज का अर्थ होता है शैया। तो उस शैया पर बैठी है, लेकिन उसे दुख क्या है? उसे दुख यह है कि उसका प्रियतम जो पुरुष है, जो चैतन्य है, वो सोया हुआ है। तो जब उसने उस चैतन्य अवस्था में जब पुरुष था, जब उसके साथ जो सुंदर पल प्रेम के बिताए थे, उन्हें स्मरण कर वो विरह की आग में जल रही है, विरह से पीड़ित है। याद कर बीती बातें, रातें मन मिलन की। और क्या याद करके दुखी हो रही है? मैंने अभी आपको बताया, पुराने जो प्रेम प्रसंग थे, जो पल उसने प्रियतम के साथ बिताए थे, यानी पुरुष के साथ बिताए थे, उन्हें याद कर वो पीड़ित हो रही है, क्योंकि उसका प्रियतम पुरुष जागृत नहीं है। रातें मन मिलन की, और जिन रातों के दौरान उसका पुरुष से मिलन हुआ था, उन रातों को मन मिलने, हृदय से हृदय की बात हुई थी, प्रेम की बात हुई थी, उन सबको याद कर वो पीड़ित है। पीड़ा के कारण जब हम बहुत अधिक दुखी होते हैं, हमें कहीं दर्द होता है, तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। तो उसी बात की यहां सहज अभिव्यक्ति कवि निराला ने, वे कहते हैं, मूंद रही पलकें चारू। चारू का अर्थ है सुंदर। और वो जो प्रकृति है, वो पीड़ा की अधिकता के कारण अपनी सुंदर पलकों को गिरा लेती है, बंद कर लेती है, और परिणाम स्वरूप, क्योंकि हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, नयन जल ढल गए, और उसके नेत्रों से आंसू की दो बूंदें, जो उसकी पीड़ा की संकेतक हैं, वो नीचे गिर जाती हैं, ढल जाती हैं। लघुतर कर व्यथावार, जिस तरह से हम आंसू गिराकर अपनी पीड़ा को, अपने हृदय की दुख को कम कर लेते हैं, हल्का अपने आप को महसूस करते हैं, उसी तरह से कवि कल्पना करते हैं कि मानो प्रकृति रूपी वधू भी अपने नेत्रों से दो अश्रु की बूंदें गिराकर अपने उस व्यथा, पीड़ा के जो भार को लघुतर, कुछ कम कर रही है। लघुतर का मतलब है कुछ कम कर रही है, हल्का कर रही है। जागो फिर एक बार, इसलिए ऐसी स्थिति में जबकि प्रकृति जागृत है, तो हे पुरुष, हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासियों, अपने भीतर के चैतन्य को भी, अपने भीतर के उस विराट पुरुष चैतन्य को भी जागृत कर लो, ताकि तुम परिवेश से जुड़ सको, उसकी पीड़ाओं को अनुभव कर सको, और उसके प्रति अपने दायित्व को निभा सको। सहृदय समीर जैसे पहुंचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वसन मुक्त कर दो। कवि कहते हैं कि जिस तरीके से समीर यानी पवन, जिस तरह से पवन सहृदय यानी अपने हृदय में अच्छी सद्भावनाओं, संवेदनाओं से युक्त होकर, हवा का क्या स्वभाव होता है दोस्तों? कहीं भी बूंदे हैं तो हवा वेग से चलती है और उनका स्पर्श कर उन्हें सुखा देती है। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि तुम भी हे भारत राष्ट्र सहृदय होकर के, अब जिस तरह से पवन आंसुओं को सुखा देता है, उसी तरह से तुम भी हे प्रिय, हे भारतवासी, प्रिय कौन है यहां? भारत राष्ट्र है, भारतवासी हैं, तुम भी इन नेत्रों के आंसुओं को पोंछ दो, दूर कर दो, यानी भारत की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, उसे दूर कर दो। सहृदय समीर जैसे पहुंचो प्रिय नयन नीर, तो देखिए नयन नीर में छेकानुप्रास है, सहृदय समीर में छेकानुप्रास है, और जैसे आ गया है तो उपमा अलंकार है। सहृदय समीर जैसे पहुंचो प्रिय नयन नीर, इसका मतलब क्या है कि हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासियों, तुम्हारा दायित्व है, यदि तुम अपने देश से प्रेम करते हो, तो तुम जन जन की, हर भारतवासी की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करो, और उसे उसी प्रकार समाप्त कर दो, उस पीड़ा को, जैसे पवन सहृदय होकर के आंसुओं की बूंदों को सुखा देता है।
शयन शिथिल बाहें, कि बहुत लंबी हो गई आप तुम्हारी निद्रा, तुम सो रहे हो, शयन हो रहे हो। और जब हम सोकर उठते हैं दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे हाथ पैर सब बिल्कुल शिथिल होते हैं, ढीले होते हैं, और उठने के बाद कुछ समय लगता है हमें अपनी पूरी गति को प्राप्त करने में। तो उसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक रात को सोते हैं, लेकिन तुम हे भारतवासियों, तुम तो इतने वर्षों से लगातार सोते चले आ रहे हो। तो लगातार सुप्त अवस्था में रहने के कारण तुम्हारी जो बाहें हैं वो शिथिल हो गई हैं। अब ये शिथिल बाहों का प्रतीक क्या है? यानी तुम निष्क्रिय हो गए हो, तुम्हारी क्रियाशीलता समाप्त हो गई है, ये इसका सांकेतिक अर्थ है। भर स्वप्निल आवेश में, लेकिन इस निष्क्रियता से काम नहीं चलेगा। करना क्या है? करना यह है कि तुम्हें अपनी आंखों में सुंदर, अपने दायित्व, अपने लक्ष्य से जुड़े सुंदर सपने सजाने हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी आंखों में उन सुंदर सपनों को नहीं सजाते, उसके बाद हम अपने अंदर उनको प्राप्त करने के आवेश नहीं भरते, अपनी व्याकुलता नहीं भरते, तब तक दोस्तों हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसी बात की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासियों, तुम उस आजादी के स्वप्न को, सुंदर स्वप्न को अपनी आंखों में बसा लो और अपने हृदय में आवेश, उससे प्राप्त करने का की व्याकुलता उत्पन्न करो। आतुर उर वसन मुक्त कर दो, और जितने भी बंधन तुम्हारे उर यानी हृदय में हैं, उन बंधनों को उसी प्रकार वस्त्रों से मुक्त कर दो। यानी वसन मुक्त करने का मतलब है बंधन। वसन यहां पर प्रतीक है बंधन का। वसन का अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ होता है वस्त्र, और यहां पर प्रतीक है मुक्त का होने का, बंधन से मुक्त होने का। वस्त्र प्रतीक है बंधन का, और मुक्त शब्द यहां आया है, यानी वसन मुक्त करने का अर्थ है कि अपने हृदय में जितनी भी तुमने बंदिशें पाल रखी हैं, उन सभी आवरणों को, उन सभी रूढ़ियों को, उन सभी बंधनों को तोड़ दो और पूरी तरह से उन्मुक्त होकर जाग जाओ, और अपनी पूरी आतुरता के साथ, अपने हृदय में आतुरता, व्याकुलता किसकी? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की व्याकुलता भरकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। अब और सोने का समय नहीं है, इसलिए हे भारत राष्ट्र, तुम अब जाग जाओ। हे भारतवासी, तुम जाग जाओ। जब सुप्त सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस, फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल, रिजु कुटिल प्रसार कामी केशगुच्छ। और कवि आगे क्या कहते हैं कि सब सुप्ति, अब जो इतने समय से तुम सोते आ रहे हो, अब इस सुप्ति में, इस सोने की अवस्था में, सुखोन्माद, सोने की अवस्था को किसमें बदलना है? सुख के उन्माद में बदलना है। सुख का उन्माद क्या है? सुख का उन्माद यह है कि अंदर आनंद का भाव हो और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्माद हो, आतुरता हो, व्याकुलता हो, उस भाव को उत्पन्न करना है। अब सोने से काम नहीं चलेगा। अब इस सुप्ति को, इस सोने की अवस्था को सुख से भरे हुए उन्माद में परिवर्तित कर दो, ताकि तुम अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को निभा सको। छूट छूट अलस, और क्या होगा? पहले कवि कह चुके हैं कि सभी प्रकार के बंधनों से अपने हृदय को मुक्त कर दो। उसी बात को यहां बढ़ाया जा रहा है। छूट छूट अलस, फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल, रिजु कुटिल प्रसार कामी केशगुच्छ। केशगुच्छ, केशगुच्छ क्या है? बालों का गुच्छा, यानी बंधे हुए बाल। अब कवि क्या कहते हैं कि प्रसार कामी, प्रसार कामी यानी प्रसार की, विस्तार की, खुलने की, कामी कामना करने वाले। यानी तुम्हारे ये जो बंधे हुए केश हैं, ये अब खुलना चाहते हैं। यानी यहां भी संकेत क्या है? संकेत है कि सारे बंधनों को से अपने आप को आजाद कर लो, और प्रसार की कामना कर रहे हैं, विस्तार की, खुलने की कामना कर रहे हैं तुम्हारे ये बंधे हुए केशगुच्छ। तो इन्हें क्या करो? और ये केशगुच्छ कैसे हैं? रिजु हैं, यानी कुछ सीधे हैं, कुछ बाल सीधे होते हैं, कुछ कुटिल यानी कुछ घुंघराले होते हैं। तो ये जो दोनों तरह के जो बाल हैं, ये अब खुलना चाहते हैं। यानी आपके आत्मा को, आपकी चेतना को जकड़ने वाले कुछ जो बंधन हैं, जो कुटिल हैं, जो तिरछे हैं,
तो पीड़ादायक हैं और कुछ जो सीधे साधे हैं जिन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। उन सभी बंधनों को तोड़ दो बालों के माध्यम से। यहां सभी प्रकार के अंधविश्वासों और रूढ़ियों को तोड़ने की बात की गई है। आगे की पंक्तियां, तन मन थक जाएं मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी में जी एक अनुभव बहता रहे। कवि यहां अपनी कामना व्यक्त कर रहे हैं कि वो किस तरह से भारतवासियों से क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरह के भाव उनके मन में है। तो वो कह रहे हैं कि भले ही इस कर्तव्य के मार्ग पर देश के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, भारत भूमि के प्रति जो कर्तव्य है, उस मार्ग पर चलने में तुम्हारा तन थककर, तुम्हारा शरीर थककर शिथिल हो जाए, चूर हो जाए, और मन भी थक जाए, तब भी तुम्हें क्या करना है, मृदु सुरभि सी समीर में, यानी इस पूरे समीर का मतलब समीर जैसे हवा पूरे वातावरण में व्याप्त होती है, किसी एक कोने में बंद कर नहीं रहती, उसी तरह से इस संपूर्ण भारत के परिवेश में कोमल सुगंध, मृदु मतलब कोमल और सुरभि का मतलब होता है सुगंध, इस पूरे परिवेश में कोमल सुगंध भर देनी है। कौन सी कोमल सुगंध भर देनी है? भारतवासियों के देश के प्रति प्रेम की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं की सुगंध भर देनी है, यानी कण कण में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, अपने देश के प्रति भक्ति के भाव का संचार कर देना है। क्यों क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि तभी बुद्धि बुद्धि में हो लीन। अब ये बात बुद्धि बुद्धि में लीन होने की क्यों कही गई है? क्योंकि हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी दोस्तों कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशभक्त अपने तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे, और इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की विचारधारा दूसरे व्यक्ति की विचारधारा से मेल नहीं खा रही थी। उसमें संगठन वैचारिक स्तर पर संगठन नहीं था, भावनात्मक स्तर पर संगठन नहीं था। तो उसी संगठन को लाना चाहते हैं, क्योंकि कवि जानते हैं कि जब तक ये एकता, ये संगठन भावात्मक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर नहीं होगा, तब तक देश आजाद नहीं होगा, देश स्वतंत्र नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं कि तुम भले ही कितने भी तुम्हारा शरीर थक जाए, तुम्हारा मन थक जाए, लेकिन तुम्हें अपने देश के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं को इस परिवेश में व्याप्त कर देना है, फैला देना है। क्योंकि जब ये सुंदर भावनाएं देशभक्ति की हवा में, देश में बहने वाली हवा में, समीर में व्याप्त होगी, तो क्या होगा? इस देश के एक प्रांत में रहने वाले व्यक्ति का विचार दूसरे प्रांत में रहने वाले व्यक्ति से मेल खाने लगेगा, यानी बुद्धि बुद्धि में लीन हो जाएगी, यानी वैचारिक स्तर पर संगठन और एकता स्थापित होगी। बुद्धि यानी वैचारिक एकता, मन में मन, और फिर हृदय और हृदय मिलने लगेंगे, यानी भावात्मक एकता। वैचारिक एकता के साथ भावात्मक एकता क्यों जरूरी है? क्योंकि भावात्मक एकता जब तक नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इस देश के प्रति जितना भाव मेरे पास है उतना भाव दूसरे प्रांत के भारतवासी के मन में भी है, तब तक हम एक दूसरे की पीड़ा को अपने भीतर महसूस नहीं कर सकेंगे। और जब हम एक दूसरे की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकेंगे दोस्तों, तो हम स्वाधीनता प्राप्ति के मार्ग पर आगे संगठित होकर बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए कवि कल्पना करते हैं, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन, जी में जी एक अनुभव बहता रहे, और इन सारे भारतवासियों का जो अनुभव है वो एक हो जाए, यानी लक्ष्य एक हो जाए कि हमें अपने देश को आजाद करा देना है। जब विचारों की, भावों की ये एकता स्थापित होगी, तब कुछ भी लक्ष्य पाना, आजादी का लक्ष्य, स्वाधीनता का जो लक्ष्य है, उसे पाने में कोई रुकावट रहेगी ही नहीं। आगे चलें। उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। और क्या? उभय आत्माओं, उभय का मतलब वैसे दोनों होता है, और यहां पर दोनों शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि एक का भाव दूसरे भाव से मिलेगा, यानी दो पक्ष होते हैं भावात्मक एकता के लिए, तो वो चाहे संख्याएं कितनी भी हों, लेकिन वो एक दो मान करके कवि यहां चल रहे हैं कि एक पक्ष की भावनाएं और दूसरे पक्ष की भावनाएं, दोनों आत्माओं में मिलन हो जाएगा, दोनों की भावात्मक एकता स्थापित हो जाएगी। कब से मैं रही पुकार। अब ये पुकार रही, रही शब्द किसके लिए है? कौन पुकार रहा है? ये दोस्तों, ये प्रकृति पुकार रही है। क्योंकि हमने
पढ़ा था कि प्रकृति जागृत है, चैतन्य पुरुष सोया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति विरह विदग्धा सेज पर बैठी है। तो उस स्थिति में कवि कल्पना करते हैं कि प्रकृति या कण कण में जो सक्रिय प्रकृति है इस देश की, वो पुकार रही है कि दोनों पक्षों की आत्माओं में, एक प्रांत की आत्मा दूसरे प्रांत की आत्मा से मिले, विचारों से मिले, जी में जी हो जाए, पूरी तरह से भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर एकता स्थापित हो जाए। तो ये प्रकृति कह रही है कि मैं कब से पुकार रही हूं इस एकता के लिए, लेकिन हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासी, तुम मेरी इस पुकार को सुनते ही नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि जागो फिर एक बार, कि एक बार फिर से हे भारत राष्ट्र, हे भारतवासी, तुम जाग कर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। उगे अरुणाचल रवि, आई भारती रति कवि कंठ में। अब प्रकृति क्या कह रही है? कह रही है कि न जाने कितनी बार अरुणाचल यानी पूर्व दिशा, न जाने कितनी बार, जब से तुम सोए हो, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है कि जब से तुम सोए हो तब से न जाने कितनी बार पूर्व दिशा में रवि यानी सूर्य उदित हो गए हैं। आई भारती रति कवि कंठ में, और न जाने कितनी बार कवियों ने अपने कंठ से भारती यानी भारत भूमि के प्रति, भारत माता के प्रति रति यानी प्रेम का भाव अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यानी बहुत लंबा समय बीत गया है ये भारत कि कितनी बार सूर्य उदित हो गए, कितनी बार कवियों ने अपने सुंदर कंठ से, अपने साहित्य, अपने काव्य के माध्यम से भारत भूमि के प्रति, भारत माता के प्रति अपने प्रेम के भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। आगे चले। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, और इस दीर्घ काल में जबकि तुम सोए हुए हो, उस दीर्घ काल के दौरान क्षण क्षण, हर क्षण प्रकृति ने पट यानी वस्त्र, अपना वस्त्र बदला है। अब वस्त्र बदलने का अर्थ क्या है? वस्त्र बदलने का अर्थ है अपना स्वरूप बदला है। क्योंकि हर क्षण इस दौरान कितने हजार वर्ष बीत गए, तब से, जब से तुम सोए हुए हो, तब से न जाने कितनी बार सूर्य उदित हो चुका है, कितनी बार कवि भारत भूमि के प्रति अपने प्रेम का उद्गार कर चुके हैं, तुम्हें प्रेरित करने, तुम्हें जगाने का प्रयास कर चुके हैं, और प्रकृति न जाने कितने अपने रूप बदल चुकी है। गया दिन, दिन बीत गया, न जाने कितने दिन बीत गए, कितनी रातें आई और चली गई, खुला दिन, फिर नया दिन हुआ। ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, ऐसे ही इस संसार में तुम्हें सोए हुए, जब से तुम सोए हो तब से न जाने कितने दिन बीत गए। पक्ष यानी पखवाड़ा, पखवाड़ा दोस्तों 15 दिन का होता है। देखिए क्रम से चल रहा है कवि, एक दिन, फिर 15 दिन और फिर 30 दिन। तो वो कह रहा है कि ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, ऐसे ही इस संसार में जब से तुम सोए हुए हैं भारत राष्ट्र, तब से न जाने कितने दिन बीत गए, कितने पखवाड़े बीत गए, कितने महीने बीत गए, और न जाने कितने ही हजार वर्ष बीत गए, लेकिन तुम्हारी नींद टूटी नहीं। प्रकृति ने अपना स्वरूप बदल लिया। कभी प्रकृति भयंकर रूप में सामने आई, कभी प्रकृति मधुर रूप में सामने आई, सुंदर रूप में सामने आई, लेकिन तुम अपने स्व के दायरे में, अपनी चेतना के कटघरे में इस तरह से बंद रहे कि तुमने अपने परिवेश की तरफ देखा ही नहीं, अपनी चेतना को सुप्त अवस्था में ही रखा। लेकिन अब हजार वर्ष, हजारों वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए हे भारत राष्ट्र, अब एक बार फिर से जागने की आवश्यकता है, ताकि हम भारत माता को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को फिर से वही आध्यात्मिक गुरु का वर्चस्व प्रदान कर सकें, उसे आजादी प्रदान कर सकें, उसे वो सामर्थ्य वापस दिला सकें जिससे कि वो सारे के सारे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रख सके। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की कविता जागो फिर एक बार भाग 1। उम्मीद करती हूं कि ये कविता बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। अगले सत्र में स्वाभाविक सी बात है हम जागो फिर एक बार भाग 2 पर बात करेंगे। तब तक नमस्कार।